गुड इवनिंग सभी को। यहाँ पर जो भी बच्चे देखिए लाइव सेशन से जुड़ चुके हैं, सबसे पहला काम आप करें कमेंट। कोई भी प्रॉब्लम हो टेक्निकल, चाहे वो वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड हो या वॉइस क्वालिटी से रिलेटेड, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता दें। देखिए रोजाना का काम है, जब भी हम क्लास देखिए लाइव करते हैं तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखें, एक बार कमेंट जरूर करें। तो देखिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो देखिए वो कमेंट सेक्शन के द्वारा ही देखिए यहाँ पर पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर एक टॉपिक हम लेंगे। तो देखिए पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल्स हम देख रहे थे, और देखिए सारे ही एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल हैं एक एक एग्जाम्पल मैंने बताया है। और उसके बाद देखिए आज की इस क्लास में सबसे पहले हम एक आर्टिकल देखेंगे, और ये देखिए यहाँ पर हम जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है वो हमें देखिए यहाँ पर फाइंड करना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर जब भी दो बॉडी आपस में इंपैक्ट करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। और देखिए काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है तभी वो रेस्ट में आती है, अदरवाइज यदि काइनेटिक एनर्जी में लॉस ना हो तो देखिए बहुत बड़ी समस्याएं आ जाएगी। कोई भी बॉडी एक बार अगर जंप करने लग जाए, वो मूवमेंट करने लग जाए, तो देखिए मूवमेंट करती ही रहेगी। इसलिए देखिए यहाँ पर इस नेचर में जो भी बॉडी आप देखते हो, जो भी पिंड आप देखते हो, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए जब भी दो बॉडी आपस में इंपैक्ट करेगी तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, हर हाल में होगा। और जब गतिज ऊर्जा में लॉस हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में हानि हो जाएगी, तभी तो वो विराम अवस्था में आएगी, तभी तो वो रेस्ट में आएगी। अदरवाइज वह हमेशा लाइफ टाइम गति करती रहेगी, मोशन करती रहेगी, बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएगी। तो देखिए प्रकृति का सिद्धांत है, इसमें देखिए ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस न हो। कोई सी भी आप बॉडी ले लीजिए, चाहे वो मेटल की बनी हो या प्लास्टिक से बनी हो, किसी भी मटेरियल से बनी हो, इम्पैक्ट की प्रोसेस के दौरान देखिए काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, गतिज ऊर्जा में हानि होती है। और इसी बात को देखिए आज हम प्रूफ करेंगे यहाँ पर कि गतिज ऊर्जा में हानि क्यों होती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आज का टारगेट है वो है देखिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और देखिए मैंने आपको बताया था ऐसी कोई बॉडी नहीं है इस नेचर में जिसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस न हो। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे देखिए यहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखिए वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस आर्टिकल पे बेस्ड हैं। तो देखिए पहले ये बताना जरूरी है, उसके बाद जस्ट अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। जो भी 14-15 एग्जाम्पल है, इतने ज़्यादा होते नहीं है ना, आने वाली 1-2 क्लास में या 3 क्लास में मैक्सिमम हम उसे कवर कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी में किस तरह से लॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए इम्पैक्ट जब होता है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होता है, उसे हम कैसे मेजर करें, है ना, इन सब बातों पे यहाँ पर देखिए डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम दो बॉडी ले लेते हैं, एक m1 मास की है और एक m2 मास, और दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटीज है वो u1 u2, और आफ्टर इंपैक्ट कितनी हो जाती है v1 v2। ये तो एक जनरल सा प्रोसेस है। और देखिए कई बार मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर ये सिंबल बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, जब भी इंपैक्ट होती है तो बिफोर इंपैक्ट u1 u2 और आफ्टर इंपैक्ट उनकी वेलोसिटीज कितनी हो जाती है v1 v2। ठीक है, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ऐसा कोई कमेंट अभी तक मुझे नहीं मिला है। अगर देखिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दें। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं बिफोर इंपैक्ट, पहले तो हम मास मान लेते हैं, उनका द्रव्यमान, उनकी जो सहतियां क्या है, माना गोलों की सहतियां, उनका जो मास जो होता है, ठीक है, क्या है देखिए m1 तथा m2 है, तथा बिफोर इंपैक्ट वेलोसिटी क्या ले लेते हैं हम, संघर्ष से पूर्व उनकी जो वेलोसिटीज है, वेग, वो क्या लिया जाता है देखिए u1 u2। और आफ्टर इंपैक्ट कितने हो जाते हैं, संघट के पश्चात उनके वेग क्या हो जाते हैं, v1 तथा v2 हो जाते हैं।
ये लीजिए। तो देखिए ये तो हमें मान के चलना पड़ेगा, ये सपोज करके चलना पड़ेगा कि यहाँ पर वेलोसिटीज पहले क्या है बाद में क्या हो जाती है, उनके मास क्या हैं, ये तो देखिए जनरल सी बातें हैं। अब यहाँ पर देखिए हम दो नियम यहाँ पर लगाते हैं, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दो रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन के नियम से, न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट। अब देखिए न्यूटन का नियम क्या है, यहां पर देखिए दो ही तो नियम अप्लाई होते हैं, एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट और एक होता है देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये मैंने बताया था, दो ही रूल यहां पर अप्लाई करने पड़ते हैं जब दो बॉडी आपस में डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सॉरी इम्पैक्ट वाला जो रूल है वो क्या कहता है, देखिए v1 माइनस v2 इक्वल माइनस ई ऑफ u1 माइनस u2, और ये है देखिए नंबर 1। अब उसके बाद देखिए यहां पर हम बात करेंगे एक और देखिए नियम यहां पर हमें लगाना है, दो रूल यहां पर अप्लाई होंगे, है ना, संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, m1 v1 m2 v2 m1 u1 प्लस m2 u2। देखिए ये आर्टिकल डायरेक्ट देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब दो बॉडी डायरेक्ट इंपैक्ट करती है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह की देखिए यह क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये होती है, अभी हम एक जनरल फॉर्मूला यहाँ डिराइव करेंगे तो देखिए वो फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है सीधे सी सेक्शन में, और सी सेक्शन का मतलब तो देखिए खुशियां ही खुशियां, सीधे 15 मार्क्स का एक प्रश्न आता है देखिए। तो देखिए 15 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आउट ऑफ 75, बहुत बड़ी बात है। अगर एक प्रश्न हमारा अच्छा चला जाता है तो देखिए सीधे 15 नंबर हमें मिल जाते हैं। देखिए जनरली हम ये दो नियम हम अप्लाई करते हैं, ये न्यूटन का नियम है और ये संवेग संरक्षण का नियम है। अब यहाँ पर देखिए हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब लॉस कैसे निकालें, देखिए सिंपल सी बात है, सपोज कीजिए बिफोर इम्पैक्ट काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बिफोर इम्पैक्ट 25 है, इतना, ठीक है। आफ्टर इम्पैक्ट कितनी हो जाती है देखिए 15। तो देखिए गतिज ऊर्जा पहले 25 थी बाद में 15 रह गई, तो लॉस कितना होगा देखिए 25 माइनस 15 दैट इज 10। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में इतना लॉस हो जाएगा, छोटी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इम्पैक्ट से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है और इम्पैक्ट के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है आपस में उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही होगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में हानि। तो गतिज ऊर्जा में हानि के लिए हम क्या करेंगे, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में अंतिम गतिज ऊर्जा को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो टक्कर से पहले इतनी थी, टक्कर के बाद इतनी हो गई, दोनों को घटा दीजिए, गतिज ऊर्जा में हानि हमें मिल जाएगी, सीधा सच्चा हिसाब है। चलिए अब देखिए इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि टक्कर से पहले कितनी है, टक्कर के बाद कितनी है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, बहुत आसान सी बात है, देखिए mv², ये होती है काइनेटिक एनर्जी, और बिफोर इंपैक्ट आफ्टर इंपैक्ट निकाल लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, वो होगी देखिए काइनेटिक एनर्जी का लॉस। चलिए तो यहां पर हम इन दोनों को देखिए, तो देखिए वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी बिफोर इंपैक्ट, संघर्ष से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बिफोर इंपैक्ट क्या होती है, हाफ। और देखिए यहाँ पर दो बॉडी है, हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो पहली जो बॉडी है उसका देखिए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1u1², दूसरे की देखिए क्या हो जाएगी m2u2²। और देखिए काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी फिजिक्स है। तो देखिए बिफोर इंपैक्ट काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ठीक है। अब आफ्टर इंपैक्ट हम निकाल लेते हैं, लिखें आप काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इंपैक्ट, संघट के बाद की जो कुल गतिज ऊर्जा है, देखिए कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी,
तो देखिए काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट वेलोसिटीज कितनी हो जाती है v1 v2। तो दोनों के बेस पे दोनों बॉडी का अगर हम देखिए के ही निकालें, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी m1 v स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर बिफोर इम्पैक्ट आफ्टर इम्पैक्ट हमने काइनेटिक एनर्जी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वो फाइंड कर ली है। अब देखिए दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए पहले वाली में से बाद वाली हमें सब्ट्रैक्ट करनी होगी। पहले 25 थी, बाद में 15 हो गई, तो लॉस कितना हो गया 25 माइनस 15, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए लिखें आप अतः गतिज ऊर्जा में हानि, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, देखिए गतिज ऊर्जा में हानि, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां पर देखिए हम डेल्टा कैसे इसे डिनोट करेंगे, ठीक है, ये सिंबल है, देखिए सिंबल हम कुछ भी ले सकते हैं। तो डेल्टा के यहां पर देखिए काइनेटिक एनर्जी के लॉस को डिनोट करेगा। चलिए और देखिए ये क्या होगा, ये होगी देखिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी सीधी सी बात है संघट्ट से पूर्व गतिज ऊर्जा और संघट्ट के बाद गतिज ऊर्जा को आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, स्टेप्स बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये तो देखिए बिफोर इम्पैक्ट, और आफ्टर इम्पैक्ट कितनी हो जाती है, आफ्टर इम्पैक्ट हो जाती है m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर। तो देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, और इससे देखिए हम ये प्रूफ कर देंगे कि जब भी दो पिंड आपस में टकराते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में हमेशा हानि होती है। और देखिए इस प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है ना, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होना बेहद जरूरी है, वरना एक बार अगर कोई व्यक्ति गिर जाए और वो हल्का सा भी जंप कर जाए तो वो लाइफ टाइम जंप करता रहेगा, और जब जंप करता रहेगा तो कैसे जी पाएगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये काइनेटिक एनर्जी में लॉस होना बेहद जरूरी है। तो वही हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि लॉस क्यों होता है। देखिए तो यहाँ पर हम लॉस ही तो निकाल रहे हैं, पहले इतनी थी बाद में उतनी हो गई, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वही होगा लॉस। चलिए और इसको हम और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाफ अगर कॉमन ले लिया जाए, कॉमन तो लिया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, m1 अगर हम कॉमन ले लें तो देखिए u1 स्क्वायर, चलो ठीक है जो भी है। तो यहाँ पर देखिए m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर, हमने केवल 1/2 कॉमन लिया है, ये लीजिए, और ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है, सिंपल सा यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन। चलिए ये हो जाएगी नंबर 3, स्पेस नहीं है मेंटेन कर लेते हैं, ये लीजिए, और इसको हम बोल देते हैं नंबर 3। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट, सेकंड में देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और यहाँ पर थर्ड की अगर हम बात करें तो ये है देखिए यहाँ पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा में इतनी हानि होगी, यानी हमें यहाँ पर डेल्टा के को फाइंड करना है। लेकिन डेल्टा के क्या है, देखिए यहाँ पर जब भी कोई दो बॉडी आपस में टकराती है तो देखिए इनिशियल कंडीशंस आपको दी जाती हैं, इस वेलोसिटी से टकराती है, यानी u1 u2 यहाँ पर गिवन है, क्योंकि दो बॉडी आपस में टकराएगी तो टक्कर से पहले के जो वेग हैं ये तो आपको मिलेंगे, तभी तो प्रोसेस आगे स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिजल्ट है उसमें v1 v2 हमें रिमूव करना पड़ेगा, और इनिशियल क्वांटिटी जो भी है जो हमें गिवन है उसके आधार पे हमें रिजल्ट देना है, यानी सीधी सी बात है, जो प्रारंभिक स्थितियां हैं, जो इनिशियल कंडीशंस है उसमें ही हमें रिजल्ट निकालना है। v1 v2 को यहाँ से हटाना है, और टक्कर से पहले के जो वेग हैं u1 u2 उसी की फॉर्म में हमें रिजल्ट निकालना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर उसके लिए देखिए ये 2 इक्वेशन और है, इनको हम कैलकुलेट करेंगे, जोड़ तोड़ बिठाएंगे, है ना, और यहाँ पर देखिए हम एक अच्छा सा रिजल्ट यहाँ पर निकालेंगे। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है मैंने आपको बता रखा है, उस बॉडी की नेचर पे भी डिपेंड करेगा, है ना। अभी जैसे हम गीली मिट्टी के 2 पिंड ले लेते हैं, 2 बॉडी ले लेते हैं, और आपस में देखिए उनमें इम्पैक्ट होती है, तो देखिए वो आपस में वहीं चिपक जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वहीं अगर हम रबड़ की बॉल ले लेते हैं और आपस में जब वो इम्पैक्ट करती है तो देखिए वो काफ़ी टाइम तक देखिए इम्पैक्ट करती रहती हैं, यानी उसमें धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है।
लोहे की बॉल को आप किसी प्लेन पे गिराएं समतल पे, और एक रबड़ की बॉल को गिराएं, तो देखिए उनकी जो मूवमेंट है दोनों में बहुत डिफरेंस है। लोहे वाली बॉल शायद 1 या 2 जंप करके वो रेस्ट में आ जाएगी, विराम अवस्था में आ जाएगी, लेकिन रबड़ की जो बॉल है वह काफी टाइम तक देखिए उसमें एनर्जी लॉस नहीं होगी। यानी गतिज ऊर्जा में जो हानि है वह रबड़ की बॉल में कम होती है, लोहे की बॉल में और ज्यादा होती है, और अगर हम मिट्टी की बॉल ले लेते हैं तो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। तो देखिए ये डिपेंड करता है किस पे, उस बॉडी की नेचर पे, वो बॉडी किस तरह की है। और देखिए उस बॉडी की इस नेचर को एक्सप्लेन कौन करता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यानयन गुणांक के आधार पर उसकी प्रकृति की व्याख्या की जाती है। अगर यहाँ पर देखिए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो ई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, और इन इलास्टिक बॉडी है, अप्रत्यास्थ है, तो फिर वहां पर ई का मान 0 हो जाता। ये सब बातें देखिए मैं बता चुका हूं, ये कोई नई बातें नहीं है। चलिए तो यहाँ पर देखिए ई को भी हमें बीच में लाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में देखिए एक तो U1 U2 V1 V2 है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ई को लाना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो है वो ई पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ई तो हमें यहाँ लाना पड़ेगा, और ई ये रहा, इसमें देखिए ई मिलेगा। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। वो कैलकुलेशन से नहीं बच सकते, देखिए कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे, देखिए हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। देखिए ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो यहाँ पर कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, हम कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। देखिए दोनों का स्क्वायर करेंगे और इसको m1 m2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है, 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, दोनों को आपस में हम ऐड कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे 1 को m1 m2 से मल्टीप्लाई करते हुए। तो देखिए यहाँ किस तरह की कैलकुलेशन करेंगे हम, देखिए इक्वेशन 1 का हमने स्क्वायर किया और उसका स्क्वायर हम m1 m2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें हम इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। तो इससे हमें क्या मिले, सीधी सी बात है, समीकरण 1 के वर्ग को m1 m2 से गुणा करके समीकरण 2 के वर्ग में जोड़ रहे हैं। तो इसका स्क्वायर और 1 के स्क्वायर में m1 m2 का मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 1 के स्क्वायर को m1 m2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, m1 m2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर m1 m2 और प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर देखिए, इसका स्क्वायर आप कर दीजिए, क्या मिलेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब चलेंगे देखिए हम, अच्छा स्पेस यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेते हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास, ये लीजिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 के स्क्वायर को m1 m2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन सेकंड के स्क्वायर में ऐड कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए इसको m1 m2 इसका स्क्वायर किया, m1 m2 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसके स्क्वायर में हमने ऐड कर दिया। अब राइट साइड ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, देखिए m1 m2, और देखिए इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए राइट साइड का। तो स्क्वायर करने पे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, कोई दिक्कत नहीं, m1 u1 स्क्वायर और m2 u2 ओके, प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखिए हमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना, यानी यहाँ पर हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, v1 v2 को हटाएंगे और इसकी जगह u1 u2 लाएंगे। जो भी रिजल्ट होता है वो इनिशियल कंडीशन में होता है, और इनिशियल कंडीशन का मतलब यहाँ पर है वेलोसिटीज बिफोर इम्पैक्ट, टक्कर से पहले के जो वेग हैं वो हमें यहाँ पर लाने हैं। तो पहले वाले ये हैं, चलेगा नो प्रॉब्लम, ये हटेंगे यहाँ से, ठीक है, तो हटा देंगे इनको, कहीं ना कहीं इस तरह की कैलकुलेशन हमें करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस हमने अप्लाई की, तो इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। अब देखिए इस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं ये वाली टर्म्स हमें बनानी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस वाली ये जो टर्म है कहीं ना कहीं हमें बनानी पड़ेगी। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं, और यहाँ पर देखिए इसको आप ओपन कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 2m1 v1 और m2 v2 इस तरह से मिलेगा, और यहाँ पर भी वही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर m1 m2 v1 स्क्वायर, है ना, इसको हम सोल्व करते हैं, क्या मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ से हमें लेना पड़ेगा, चलो ठीक है यही ले लेते हैं, फिर एडजस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं v1 स्क्वायर m1 m2 प्लस, फिर आप इसका स्क्वायर कीजिए,
v2 स्क्वायर m1 m2, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब कैंसिल। इधर भी देखिए, इधर हो जाएगा m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर। ऐसा ये क्लियर कर देता हूँ, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए v1 और इसमें, और प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया है, इसका भी स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी, जो बचेगी वो ये रही। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं राइट साइड पे। तो थोड़ा सा देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। राइट साइड में हमें चलना है, तो राइट में क्या है, यहाँ पर देखिए राइट में अभी आप ऐसे ही रखें। ठीक है, इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना, अभी पहले हम लेफ्ट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो कैलकुलेशन है, इसमें क्या ज़्यादा विचार करना, बस कैलकुलेशन करते जाएं। और यहाँ पर देखिए राइट साइड में साथ में m1 m2 भी है, प्लस, और उसके बाद देखिए जो अगली टर्म है, तो यहाँ पर u1 u2, ठीक है, उसका स्क्वायर m1 u1 m2 u2 और उसका होल स्क्वायर, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस स्टेप को हमने सोल्व किया। ठीक है, लेफ्ट साइड हमने सोल्व की, राइट साइड मिल गई। तो इसमें तो देखिए इतना ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हम इसे और सोल्व करेंगे। इम्प्लाइज दैट, देखिए यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लेते हैं m1 v1 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर, ठीक है, ये हम देखिए कॉमन यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ से m1 और यहाँ से m2। और देखिए इन दोनों टर्म में से हम यहाँ पर m2 हम कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम m2 के साथ सॉरी v2 स्क्वायर भी ले लीजिए, m2 v2 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए m1 मिलेगा और यहाँ से m2 मिलेगा। देखिए हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर, वो भी मैं बता देता हूँ। पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये लीजिए। हमारा टारगेट क्या है, देखिए ये जो टर्म है कहीं ना कहीं ये टर्म हमें यहाँ इस कैलकुलेशन में बनानी है। तो ये जैसे ये टर्म मिलेगी तो उसकी जगह हम यहाँ पर डेल्टा के लिख देंगे और इस इक्वेशन को सोल्व करके हम डेल्टा के फाइंड कर लेंगे। और डेल्टा के हमें ई की टर्म में मिलेगी, u1 u2 की टर्म में मिलेगी, और यही हमारा टारगेट है। ठीक है, चलिए अभी तक कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके काम चला लेते थे, लेकिन देखिए काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई अगर दे दिया जाए, प्रत्यास्थता गुणांक अगर दे दिया जाए ई, तो फिर वहां पर देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसे हम प्रूफ करने जा रहे हैं वो हमें यूज करना होता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन चल रही है, और राइट साइड में देखिए ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर m1 m2 प्लस, तो ये आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लेफ्ट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर m1 प्लस m2 कॉमन आ जाएगा, m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर इक्वल ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। लिखते जाएं आप बस, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये तो सामान्य सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर ये u1 u2 है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रहे u और v अलग अलग दिखना चाहिए। ये लीजिए, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये वाली टर्म बनानी पड़ेगी, कौन सी, ये वाली। ठीक है, m1 u1 स्क्वायर m2 u2, इस तरह से हमें कुछ न कुछ टर्म यहाँ पर बनानी पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखें m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर तो है, ये वाली टर्म तो मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें से ये वाली सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, है ना। यहाँ a माइनस बी है, अगर हमने वहां पर b माइनस ए बी बना लिया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो इस टर्म में से ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, घटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर दोनों तरफ से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये स्टेप थोड़ा सा समझें आप, यहाँ हम क्या करेंगे m1 प्लस m2 m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर, यहाँ पर एक टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाली टर्म
ये तो कॉमन आना चाहिए, m1 प्लस m2, थोड़ा सा यहाँ जोड़ तोड़ तो बिठाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, देखिए m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर। देखिए ये जब सोल्व होगी तो यहाँ पर m1 m2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर देखिए वो टर्म मिल जाएगी, यानी हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में जो लॉस है ये वाला, इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 डेल्टा के। अगर ये टर्म आती है तो इसकी जगह हम 2 डेल्टा के लिख सकते हैं। ये पहले आ जाएगी, ये बाद में आ जाएगी, तो -2 डेल्टा के लिख देंगे, छोटी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हम ये वाली क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, ये ऐड क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ जाना आप, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। और देखिए राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस कम है, कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड में यहाँ लिख देता हूँ, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पर कितनी है ई स्क्वायर, और देखिए राइट साइड भी तो बड़ी हो जाएगी यहाँ पे। चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर m1 m2 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर। अब देखिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। और देखिए यहाँ पर एक बात और, हम जब कोई भी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन में दोनों साइड में करते हैं, वरना वो इनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो बैलेंसिंग करना है यहाँ पर। तो ये जो हमने सब्ट्रैक्ट की ये इधर से भी तो करना पड़ेगा ना, यहाँ भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए m1 m2 m1 u1 स्क्वायर और m2 u2 स्क्वायर, दोनों तरफ से हमने ये वाली क्वांटिटी हमने इधर से भी सब्ट्रैक्ट कर दी, इधर से भी कर दी। और सब्ट्रैक्ट क्योंकि ताकि यहाँ पर कहीं ना कहीं डेल्टा के वाली फॉर्म हमें मिल जाए। चलिए थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको स्टेप्स में देखिए कंपेयर आसानी से हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर हम m1 m2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, कॉन्फिडेंटली आप सोल्व करें, बहुत आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। राइट साइड को आप देखें तो राइट साइड में देखिए यहाँ पर इस वाले टर्म को हम ऐसा ही रखेंगे। देखिए यहाँ इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर में कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर m1 m2 प्लस, और देखिए ये तो एक आर्टिकल है और आर्टिकल में देखिए एक कैलकुलेशन होती है, और इसको इतनी ज़्यादा देखिए हार्ड कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर ये आर्टिकल एग्जाम में डायरेक्ट अगर पूछा जाता है तो देखिए आप इसे परफेक्टली सोल्व करें अच्छे तरीके से, कॉन्फिडेंटली। और देखिए फुल क्वेश्चन सीधा सेक्शन सी में इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। चलिए आगे हम सोल्व करते हैं, ये लीजिए। और यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करें, कुछ तो कैंसिल होना चाहिए। अच्छा 2a भी कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उधर आएगा देखिए 2m1 m2 u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर। ओके ठीक है, m1 m2 u1 u2। यहाँ पर देखिए कुछ टर्म कैंसिल होना चाहिए जबकि कैंसिल नहीं हो पा रही है। देख लेते हैं हम इन दोनों में, देखिए यहाँ पर हमें कुछ टर्म तो कैंसिल होना चाहिए, वरना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाएगी। अरे ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया, देखो ठीक है समझ में आ गई बात मुझे। ये थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पर। देखिए मैंने क्या कहा था, दोनों तरफ से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक तरफ तो हमने ये ले लिया, तो यहाँ थोड़ा सा देखिए मिस हो गया है जल्दबाजी में, तो इसे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा, ये तो ये रहा। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में काफ़ी देखिए ब्राइटनेस होती है तो कभी कभी आंखें चकरा जाती है। ये लीजिए, ये देखिए कहाँ गया, ये लिखा है मैंने, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए m1 प्लस m2, यहाँ पर ये है, देखिए दोनों तरफ से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये क्वांटिटी इधर सब्ट्रैक्ट की तो इधर भी तो सब्ट्रैक्ट होगी ना। स्पेस की थोड़ी सी कमी है यहाँ पर, बस स्पेस मेंटेन कर लेता हूँ मैं, m1 प्लस m2। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों तरफ से हमने सब्ट्रैक्ट किया। चलिए यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा। आगे हम कैलकुलेशन करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर, चलो मैं पहले तो इसका सीधा कैलकुलेशन कर देता हूँ, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर
m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन इस स्टेप में बड़ी है, लेकिन कठिन नहीं है, ठीक है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है। ये स्क्वायर किया और यहाँ पर देखिए प्लस m1 m2 u1 u2। राइट साइड में देखिए इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये लीजिए। तो वहाँ पर देखिए m1 को अंदर हम मल्टीप्लाई करें, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m1 m2 और साथ में है u2 स्क्वायर, क्लियर। और फिर देखिए माइनस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर और u2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेशन कर ली है और इसमें जो भी टर्म कैंसिल हो रही है वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैंसिल हो रही है। कैंसिल तो होना चाहिए, कचरा साफ होना चाहिए, ये देखिए ये कैंसिल हो गई है। कोई भी देखिए कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर दिए हैं। एक बच्चे का कमेंट आया एक्सरसाइज, ओहो ये तो बहुत पुराना कमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर और देखिए कुछ तो कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो रही है, ओके। और देखिए इसके बाद तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ कैंसिल हो रहा है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली स्टेप में देखिए लेफ्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली क्वांटिटी देखें। अगर देखिए इस क्वांटिटी को निकालें, देखिए यहाँ पर m1 u1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए इसकी वैल्यू है 2 डेल्टा के। यहाँ लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट साइड में देखिए डेल्टा के है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 डेल्टा के, ठीक है। ये ठीक है, इसको तो हटा देते हैं यहाँ से, ये लीजिए। तो इसकी वैल्यू कितनी है 2 डेल्टा के। तो यहाँ पर देखिए यहाँ थोड़ा सा टर्म इधर उधर हो रही है, इसको आप x मानिए, इसको y मानिए, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 डेल्टा के। तो यहाँ x माइनस वाई 2 डेल्टा के है, लेकिन यहाँ पर तो y माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा -2 डेल्टा के। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, देखिए -2 डेल्टा के। तो देखिए इम्प्लाइज दैट m1 प्लस m2 साथ में क्या आ जाएगा -2 डेल्टा के, और राइट साइड में देखिए इक्वल ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। सिंपल सी कैलकुलेशन है और साथ में m1 m2 भी है, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आगे हम बढ़े तो देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसमें से m1 m2 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखिए इन तीनों टर्म में ये 1 2 और ये 3, इन तीनों में m1 m2 कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम m1 m2 माइनस में हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए क्लियरली यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम क्या ले लेंगे, -m1 m2 हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने से देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर यहाँ देखिए यहाँ कॉमन लेंगे u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2। कितना प्यारा रिजल्ट मिला, देखिए u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2। देखिए यही हमें मिलेगा, यहाँ से u2 स्क्वायर, यहाँ से u1 स्क्वायर, यहाँ से -2u1 u2, क्योंकि हमने -m1 m2 कॉमन लिया है। और लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में तो हम कर चुके हैं कैलकुलेशन। चलिए देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई, और जो बड़ी सी इक्वेशन थी वो देखिए कितनी सिंपल इक्वेशन में बदल गई। -2 डेल्टा के m1 प्लस m2 इक्वल, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसको एक काम कीजिए, ये जो माइनस है इससे भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका भी खेल खत्म। ये लीजिए, तो राइट साइड में ये टर्म पहले आ जाएगी, ये बाद में आ जाएगी। तो पहले मैं वो लिख देता हूँ m1 m2, और वो हो जाएगा देखिए u1 माइनस u2 का ये लीजिए। और देखिए आगे हम सोल्व करें तो यहाँ पर देखिए जो डेल्टा के की जो वैल्यू है, देखिए फाइनल में निकाल देता हूँ। यहाँ पर m1 m2 तो देखिए यहाँ हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2, ये कितना है, देखिए m1 m2 कॉमन आ गया है। इससे आप डिवाइड करोगे तो अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। और ये कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ पर ये भी तो कॉमन है, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर भी कॉमन है, 1 माइनस ई स्क्वायर बच जाएगा। देखिए ये भी कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो पहले हम इसको लिख देते हैं u1 माइनस u2 का होल। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी देखिए कॉमन है,
सीधी हमने कॉमन ले ली है, लेकिन एम के जितने भी इस तरह के सिंबल है वो हमने एक साथ ले लिए हैं। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 1 माइनस ई स्क्वायर। और देखिए यही है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है वो क्या होता है, देखिए इस तरह से हमें लॉस मिलेगा और यही है एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पर हम इसको समझेंगे, ठीक है, ये हमें समझना है कि इससे हम क्या क्या आउटपुट हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन है, इतनी ज़्यादा देखिए लेंथी कैलकुलेशन नहीं कहेंगे, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। ये देखिए यहाँ पर ये हमने लॉस निकाला, स्टार्टिंग यानी बिफोर इम्पैक्ट काइनेटिक एनर्जी माइनस लास्ट आफ्टर इम्पैक्ट काइनेटिक एनर्जी, टक्कर से पहले टक्कर के बाद दोनों को घटा दिया, हमने लॉस निकाल लिया। और यहाँ पर देखिए हमने ये दोनों नियम हमने अप्लाई किए थे, इसके वर्ग को इसका स्क्वायर करके m1 m2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, फाइनल सॉल्यूशन इसको सोल्व किया, सोल्व करने पे ये कैलकुलेशन, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 2 स्टेप्स में तो देखिए रिजल्ट ही आ गया। ये है देखिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और देखिए एग्जाम में ये रिजल्ट डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको देखिए प्रूफ करना सीखें अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर हम स्पेशल कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ये देखिए कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये रिजल्ट, पहली बात तो ये है कि ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज के तो वहां भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर देखिए हाफ एम वी स्क्वायर जैसी फॉर्म आ रही है, ये किस तरह की फॉर्म आ रही है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और साथ में 1 माइनस ई स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से ही ये रिजल्ट यहाँ पर देखिए प्राप्त हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं, बाकी फाइनल रिजल्ट यही है। अब देखिए यहाँ पर देखिए u1 u2 तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, m1 m2 तो देखिए कांस्टेंट है, किसी बॉडी का मास m1 है तो फिर m1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, मास चेंज नहीं होता है, मास वेरी नहीं करता है, ठीक है, जो उसका द्रव्यमान है, जो संहति है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती, ठीक है, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। और देखिए u1 u2 भी यहाँ पर फिक्स है ना, तो फिर यहाँ पर देखिए चेंज कौन होगा, ई यहाँ पर चेंज होगा। और देखिए ई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर वो भी मैं बता देता हूँ, 0 से 1 ये ई का मान होता है। और ये ई का मान देखिए यहाँ पर किसे डिफाइन करता है, इलेस्टिसिटी को, पिंड की जो प्रत्यास्थता है, बॉडी में जो इलेस्टिक गुण होता है उसकी व्याख्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता है कौन, ई। अब देखिए परफेक्टली इलेस्टिक बॉडी है, पूर्ण प्रत्यास्थ गेंद है, ई बराबर 1। अब देखिए पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड के लिए कोई बॉल अगर पूर्ण प्रत्यास्थ है, परफेक्टली इलेस्टिक है, ई बराबर 1 हो जाता है। यहाँ जैसे हम ई बराबर 1 पुट करेंगे तो डेल्टा के की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, डेल्टा के हमें मिलेगा यहाँ पर 0, क्या मिलेगा देखिए 0 मिल जाएगा, डेल्टा के बराबर 0 किस कंडीशन में, जब ई बराबर 1 होता है। तो देखिए परफेक्टली इलेस्टिक बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा ही नहीं, यानी एक बार अगर वो मोशन करने लग गई तो फिर मोशन करती ही रहेगी, ठीक है, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है इस अर्थ पे, इस धरती पे तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की बॉडी तो देखिए मिलती नहीं है, लेकिन फिजिक्स में हम मान के चलते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम राइट साइड वाले पार्ट को देखें तो ये जो राइट साइड वाला पार्ट है देखिए ये नेगेटिव नहीं हो सकता, कॉमन सी बात है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, द्रव्यमान से कोई ना कोई वेटेज होता है, उसका वेट होता है। और यहाँ पर देखिए u1 माइनस u2 पे भी होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। और ई की जो वैल्यू है 0 to 1 होती है, तो ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और जब देखिए नेगेटिव नहीं हो सकता तो फिर यहाँ पर देखिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि ई बराबर 1 वाला केस तो देखिए वैसे जनरली मौजूद होता नहीं है। तो यहाँ पर ये हमेशा राइट साइड वाला जो पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और डेल्टा के की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी में हमेशा लॉस होगा। तो सिंपल सी बात है, इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि जब दो बॉडी आपस में इंपैक्ट करती है, स्ट्राइक करती है, तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी में 100% लॉस होना तय है, लेकिन ई बराबर 1 नहीं होना चाहिए। ई बराबर 1 पे तो फिर काइनेटिक एनर्जी में लॉस 0 होगा, लेकिन ई बराबर 1 वाले केसेस देखिए इस धरती पे मिलते नहीं हैं, हम मान के चलते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इससे प्रूफ हो जाता है कि जब दो बॉडी आपस में इंपैक्ट करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। और देखिए बहुत जरूरी है, अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे, ठीक है, इस धरती पे जीना मुश्किल हो जाएगा। चलिए इसे रिमूव कर देते हैं, देखिए कचरे को रिमूव करना पड़ता है।
ठीक है, तो देखिए ये हमने प्रूव कर लिया। यहाँ पर हम 3 केस अप्लाई करेंगे। तो देखिए धरती पे जीने के लिए जो ये आपस में जो बॉडी स्ट्राइक करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होना बेहद जरूरी है। इस बात को केवल साइंस वाले समझ पाते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे केस फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है देखिए, और इस आर्टिकल के बाद क्वेश्चन बेहद आसान हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं। चलिए काइनेटिक एनर्जी में हम सबसे पहले हम केस की बात करेंगे। देखिए कौन सा केस अप्लाई करेंगे। वी नो दैट वैल्यूज ऑफ ई, इसकी रेंज क्या होती है 0 to 1, और इससे क्या होगा RHS हमेशा। अतः समीकरण 4 जो ये इक्वेशन 4 है, ये क्या आ जाता देखिए बीच बीच में देखिए यहाँ पर डिजिटल, देखिए डिजिटल अगर हम पढ़ाई करते हैं तो डिजिटल बोर्ड में कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी है। फायदे ये कि कभी भी कुछ भी मिटाया जा सकता है, किसी को भी कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। नुकसान ये हो जाता है कभी कभी बीच बीच में देखिए ये पॉपअप ओपन हो जाते हैं अनवांटेड, हम नहीं चाहते फिर भी ऐसा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। समस्याएं हैं तो समाधान भी रखने पड़ते हैं। जीवन में समस्याएं आती रहती है, कुछ समाधान भी हमें निकालने पड़ते हैं, छोटी मोटी बातें हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए 0 से 1 तक होता है, तो ई की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो एनी हाउ कंडीशन राइट हैंड साइड वाला पार्ट नेगेटिव नहीं होगा, 100% नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या क्लियर है। इसका जो RHS है समीकरण 4 का राइट हैंड साइड क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। और देखिए पॉजिटिव किस केस में नहीं होगा, जब E बराबर 1। E बराबर 1 में हम नहीं कह सकते कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है, 0 पॉजिटिव में काउंट नहीं होता। लेकिन यहाँ E बराबर 1 वाला केस हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो E नॉट इक्वल 1, अगर E बराबर नहीं है किसके 1 के, तो यहाँ पर हमेशा ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और डेल्टा के पॉजिटिव होगा तो फिर यहाँ पर डेल्टा के यानी यहाँ काइनेटिक एनर्जी में 100% लॉस होगा। तो देखिए यहाँ पर RHS हमेशा धनात्मक होगा। अतः जब दो पिंड आपस में इंपैक्ट करते हैं, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा में सदैव हानि होती है। और देखिए हमेशा काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। और चलिए ये बात भी मैं लिख देता हूं, E नॉट इक्वल 1, ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड वाला पोर्शन यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा, और ये तो नेग्लेक्ट कर ही दिया है मैंने। और इस केस में ही हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में हमेशा लॉस होगा। और यही देखिए जीवन का सिद्धांत है, बिना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुए देखिए हम जी नहीं पाएंगे। पत्थर ऊपर से गिर जाए और वो पत्थर देखिए हमेशा लाइफ टाइम उछलता रहे, न जाने कितने के चोट पहुंचाएगा, है ना। भूकंप आते हैं, बड़े बड़े मकान गिर जाते हैं, गिरने के बाद देखिए वो कभी ना कभी रेस्ट में आई जाते हैं, तुरंत वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-5 सेकंड में उनकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है और वो विराम अवस्था में आ जाते हैं। सपोज कीजिए अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस न हो और एक कोई भारी भरकम पत्थर अगर इस धरती से टकरा जाए तो वो हमेशा लाइफ टाइम अगर मूवमेंट करता रहे तो कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो देखिए ई बराबर 1 वाली स्थिति इस धरती पे मौजूद नहीं है, ऐसे पिंड नहीं है। अगर ऐसे पिंड अगर मिल जाए, हमें ऐसी बॉडी मिल जाए जिनके लिए E इक्वल 1 हो जाए, तो फिर हम उससे बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और बिना किसी कंपोनेंट के। कोई भी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना बांध चाहिए, हम बांधों से बिजली बनाते हैं, हम देखिए थर्मल से बिजली बनाते हैं। फिर तो इस तरह की कुछ हम परफेक्ट इलास्टिक बॉडी हम ले लेंगे और इस तरह का हम एक सिस्टम जनरेट करेंगे कि उसकी मूवमेंट से हमेशा एक एनर्जी जनरेट होती रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए E बराबर 1 तो देखिए हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा मानव जीवन के लिए। चलिए छोड़िए, फिलहाल यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर E का मान अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0, ठीक है, 0 होती है। और अगर E का मान 1 नहीं है और आइडियल कंडीशन यही है E नॉट इक्वल 1, इस कंडीशन में ये नॉन नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, डेल्टा के पॉजिटिव होगा, ऐसी कंडीशन में हमेशा लॉस होगा। चलिए केस सेकंड में हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग केसेस में रिजल्ट पूछे जा सकते हैं। केस सेकंड हम परफेक्ट इलास्टिक बॉडी की बात करेंगे, है ना। E इक्वल क्या होता है, जब बॉडी क्या है, पूर्ण प्रत्यास्थ है,
और सीधी सी बात है, हम तो देखिए डायरेक्ट हम E बराबर 1 ले लेते हैं, है ना, ये तो आपको पता है, ज़्यादा हमें एक्सप्लेन नहीं करना है। व्हेन E इक्वल 1, तो समीकरण 4 से, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या कहती है, E बराबर 1 पुट कीजिए, तो इन दिस कंडीशन वी गेट डेल्टा के इक्वल 0। अतः जब पूर्ण प्रत्यास्थ, डायरेक्ट लिख लीजिए, इस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी में कोई हानि नहीं होगी। इस स्थिति में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि डेल्टा के 0 होता है, और वो किस केस में होता है, के सॉरी E इक्वल 1 वाले केसेस में। चलिए यहाँ पर एक बात और देखिए, केस थर्ड की अगर हम बात करें तो कॉमन सी बात है, परफेक्ट इलेस्टिक बॉडी है, E इक्वल 1, तो डेल्टा के इक्वल 0, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0, तो कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे केस थर्ड की। ये तो देखिए परफेक्ट इलेस्टिक बॉडी के लिए है। अब हम इन इलेस्टिक बॉडी की बात कर लेते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ पिंड के लिए। तो देखिए जब हम E इक्वल 0 की बात करते हैं, E इक्वल 0 का मतलब होता है पूर्णतया अप्रत्यास्थ पिंड। तो लिख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ भी देखिए लिख सकते हो, यहाँ पर परफेक्टली इलेस्टिक होता है, लेकिन ये बातें मैं बता चुका हूँ, इसलिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं बचती। चलिए, तो जब E इक्वल 1, तो ऐसी कंडीशन में हम चलते हैं वही इक्वेशन 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या होगा देखिए, E इक्वल अगर हम 0 कर देते हैं तो देखिए ये फॉर्मूला किस तरह से बदलेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा के क्या मिलेगा, देखिए एक स्पेशल फॉर्म में बदल जाएगा ये, डेल्टा के इक्वल, यहाँ पर डेल्टा के क्या मिलेगा, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पर देखिए u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए E तो हमने 0 कर दिया है, E बराबर 0 पर ये जो इक्वेशन है इस तरह से बदल जाती है, यानी इन इलेस्टिक बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है वो इतना होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम u1 माइनस u2 की बात करें तो देखिए u1 माइनस u2 है क्या, तो देखिए यहाँ पर u1 माइनस u2 यहाँ पर एक सापेक्ष वेग है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। तो देखिए यहाँ पर ये तो हो गया सापेक्ष वेग, और यहाँ पर देखिए m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को भी हम एक नया सिंबल हम दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर। तो देखिए जब E इक्वल 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस का फॉर्मूला है इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, और इसको देखिए इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो कैपिटल M है, कैपिटल V है, वो क्या है, तो देखिए वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में देखिए E इक्वल 0 के लिए एक स्पेशल केस आपसे पूछा जा सकता है कि इन इलेस्टिक बॉडी है, अप्रत्यास्थ गेंद है, तो उसके लिए देखिए काइनेटिक एनर्जी में लॉस यहाँ पर इस तरह से होता है, जहाँ पर कैपिटल M ये है, कैपिटल V ये है। तो देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमें इन्हें डिफाइन करना है। ये फॉर्मूला देखिए इस फॉर्म का है, और वेयर M क्या है, V क्या है, ये हमें यहाँ पर अलग से डिफाइन करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो कैपिटल M है देखिए क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए इसको हम और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए यदि हम इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, ये क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था 11th क्लास मैथमेटिक्स, जैसे दो नंबर a और b हैं, तो a और b का जो हार्मोनिक मीन होता है, जो हरात्मक माध्य होता है, वो क्या होता है, देखिए 2ab अपॉन a प्लस b, है ना। हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस b। ये सिंपल सी बात है। देखिए दो नंबर a और b है, तो देखिए उसका समांतर माध्य am। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सब आपको पता है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, ये अर्थमेटिक मीन होता है समांतर माध्य, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ab।
तो देखिए 11वीं क्लास में इस तरह के कॉन्सेप्ट आपने देखे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये जो दो संख्याएं हैं, दो नंबर से, इनका हार्मोनिक मीन ये होता है। तो यहाँ पर इस क्वांटिटी को हम क्या कह सकते हैं, हार्मोनिक मीन ऑफ देयर मासेस। उनका जो मास है उनका क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पर देखिए इस क्वांटिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लिखें आप। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किसी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हाफ, और यहाँ क्या कहेंगे, गोलों की सहतियों का हरात्मक माध्य। लिख लीजिए आप, बिल्कुल सिंपल सा देखें यहाँ पर फॉर्मूला है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, गोलों की सहतियों का हरात्मक माध्य। ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस एम को हम इस तरह से भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और देखिए एग्जाम में देखिए किसी भी तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमें देखिए हर तरफ से अलर्ट रहना है, ठीक है। तो देखिए ये आपको नोट करना है, यहाँ पर एम इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, हाफ ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ देयर मासेस, ठीक है। उनकी सहतियों का जो द्रव्यमान है उनका हरात्मक माध्य। तो लिख लीजिए आप, क्या है ये, हार्मोनिक मीन, चलो शॉर्ट में लिख लेते हैं, जो उनका जो मास होता है उन मास का ये हार्मोनिक मीन होता है। और ये 1/2 है यहाँ, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एम है इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए जब E इक्वल, ये देखिए जब E इक्वल 0 होता है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है तो वो ये होता है। तो ये गतिज ऊर्जा में हानि का सूत्र है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जहां पर कैपिटल एम क्या बन जाता है, हरात्मक माध्य का आधा, ठीक है, हार्मोनिक मीन का 1/2। और यहाँ पर वी क्या है, वी क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो वी है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। v इक्वल, देखिए v क्या किस तरह से डिफाइन किया है, u1 माइनस u2। और देखिए दोनों वेलोसिटी को अगर हम उनका डिफरेंस निकाल लें, उन्हें सब्ट्रैक्ट करें, तो ये तो देखिए सापेक्ष वेग होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। और ये दोनों बिफोर इम्पैक्ट, संघर्ष से पहले के हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। तो लिखिए आप, संघर्ष से पूर्व पिंडों का सापेक्ष वेग। रिलेटिव वेलोसिटी, तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। चलिए पूरी बात मैं लिख देता हूँ और इसी के साथ देखिए ये आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें देखिए इतना कुछ भी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ लिया जाए, आपको हर तरह से अलर्ट रहना है। ये लीजिए, तो देखिए यहाँ पर हमने देखिए सिंपल सी बात यहाँ देखी है। यहाँ देखिए ये जो डेल्टा के है, जब भी हम देखिए E इक्वल 0 वाला केस देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये तो हमने फाइनल रिजल्ट तो हमने ये डिराइव किया था। और इसमें देखिए यहाँ पर हम E की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं E इक्वल हम यहाँ पर देखिए 0 पुट कर देंगे। जैसे ही E इक्वल 0 हम पुट करेंगे ये फॉर्मूला इस तरह से बदल जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको यदि कैपिटल M ले लिया जाए, इसको कैपिटल V ले लिया जाए, तो M और V इस तरह से डिफाइन होंगे। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से पुटअप किया जाता है कि नॉन इलेस्टिक इनइलेस्टिक बॉडी है, पूर्ण अप्रत्यास्थ पिंड है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा वो हाफ mv² के इक्वल होगा। जहां पर m क्या है, ये इस तरह से डिफाइन किया जाएगा और कैपिटल V इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन अगर इस तरह से पुटअप किया जाता है तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ तक इसे आपको एक्सप्लेन करना होगा। अदरवाइज देखिए मेन फॉर्मूले की बात करें तो देखिए मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तीनों केसेस आपको ध्यान रखने हैं। और ये देखिए ये क्या है, ये केस थर्ड है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको, ये लीजिए।
और ये आर्टिकल देखिए क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन देखिए इस आर्टिकल से होंगे, इसलिए देखिए ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान भी रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स आज तो टाइम हो गया है, कल से जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो देखिए एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स इसमें मिलेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो देखिए आज तो फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम सेम टाइम पर। गुड नाइट।